हेलो एवरीवन, अस्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का अगला भाग। रात का वक्त, राठौर हवेली। पूरी हवेली में खामोशी पसरी थी। वहाँ चूल्हा भी नहीं जला था। मोहिनी जी अपने कमरे में प्रताप की तस्वीर पकड़े फर्श पर बैठी उसे देखते हुए रो रही थी। वहीं वंशिका अपने कमरे में जमीन पर बैठी सोने में देखे जा रही थी। तभी सिया आकर उसके बगल में बैठी। मम्मा, पापा को सब कहाँ लेकर गए? उनकी तबीयत खराब थी क्या? वो खुद चलकर क्यों नहीं गए? वंशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछते हुए कहा, आप रो क्यों रही हैं? पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। हम भगवान जी से कहेंगे वो उन्हें ठीक कर दें। वंशिका ने उसे मुड़कर देखा और उसे गले से लगाकर रोने लगी। हाँ सिया, भगवान जी आपकी बात जरूर मानेंगे। शिया ने धीरे से कहा, मम्मा भूख लगी है। वंशिका उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने मुड़कर देखा। कात्यायनी खड़ी थी। उसके हाथ में एक प्लेट थी। वो अंदर आई और बोली, सिया, हम आपके लिए डिनर लेकर आए हैं, खा लीजिए। वो उसके पास चली गई। कात्यायनी उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। वंशिका ने पूछा, आप जानती हैं ना, आज चूल्हा नहीं जलता। कात्यायनी बोली, बाहर से मंगवाया है, बच्चे भूखे नहीं रह सकते भाभी साहब। वंशिका ने आगे कुछ नहीं कहा। वापस मुड़कर सामने देखने लगी। कात्यायनी सिया को खिलाकर उसे वहीं बिस्तर पर लिटा सुला दिया। देविका ने आयुष को भी सिया के साथ लाकर सुला दिया। दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले। देविका ने कहा, कितनी चुप हो गई है भाभी साहब। कात्यायनी ने कहा, जाने वाले चले जाते हैं, हमें उनके बिना अपनों के लिए खुद को संभालना पड़ता है। सिया और आयुष के लिए उन्हें भी खुद को संभालना होगा। देविका ने कहा, आप सही कह रही हैं, लेकिन मासा और दादी सा खुद को कैसे संभालेंगी? अपने औलाद को अपने सामने जाते देखना सबसे बड़ी तकलीफ है। कात्यायनी ने मन में कहा, ये तकलीफ उन्होंने खुद अपनी किस्मत में लिखी है। जब दादा सासे उनके बच्चे छीने थे तब सोचना चाहिए था, जैसे कर्म हम करते हैं वैसे परिणाम हमें वापस मिलते हैं। दोनों ने मिलकर किया था ये, इसलिए तो उस दिन मोहिनी राठौर उस शादी में नहीं गई थी, तबीयत खराब होने का बहाना देकर। वो खाने की प्लेट लेकर अपने कमरे में आई। रुद्राक्ष जो खिड़की के पास खड़ा था वो बोला, खिला दिया सबको? कात्यायनी उसके पास आकर बोली, बच्चों और गौरी को। बाकी सबको देविका भाभी खिलाने गई थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं खाया। हर्षिता का वास्ता देकर गौरी के गले से भोजन उतरवाया, वरना वो मना ही कर रही थी। रुद्राक्ष ने पूछा, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हमने कुछ ज़्यादा कर दिया? कात्यायनी ने उसका हाथ पकड़ उसे काउच पर बिठाते हुए कहा, नहीं कुंवर सा, जो जैसा बोता है वही पाता है। इस घर में मौजूद लोग कभी सुधरे भी तो नहीं। पहले मम्मी पापा को, फिर दादा सा को मारा उन्होंने, उतने से भी तो दिल नहीं भरा था। आपको गलत दवाइयाँ दी, हमें मरवाने की कोशिश की। उनके पाप का घड़ा भर चुका था। रही बात प्रताप की, तो उसे तो ना जाने कितनों की बद्दुआ लगी होगी। आज सबके दिल को तसल्ली मिली होगी। रुद्राक्ष ने कहा, शिया और आयुष के लिए बुरा लग रहा है। उन्हें तो पता भी नहीं उनके पिता कभी वापस नहीं आएंगे। कात्यायनी ने उसका सिर अपने कंधे पर टिका लिया। आपने और हमने भी अपने माता पिता को अपने सामने जाते देखा है कुंवर साहब। उनके लिए बुरा हमें भी लग रहा है, लेकिन गलतियां उनकी माँ ने भी की है। अपने पति की गलतियां किसी और के सिर डालने की कोशिश की। वंशिका ने हमेशा हमसे नफरत की, क्योंकि प्रताप की नज़र हम पर थी। और तो और अपने भाई को यहाँ बुलाया सिर्फ हमसे बदतमीजी करने के लिए। गौरी के खिलाफ साजिश की, अपने भाई की गलती छुपाई। क्या ये गलत नहीं था? आप ज़्यादा मत सोचिए, अभी तो सिर्फ आगाज हुआ है, अंजाम बाकी है। आप इतनी जल्दी कमज़ोर नहीं पड़ सकते। कुछ खा लें, सुबह से आपने भी तो कुछ नहीं खाया है। देविका विक्रम के लिए भोजन लेकर गई तो वो बोला, रहने दीजिए देविका, हमारे गले से नहीं उतरेगा। पुलिस वाले बता तक नहीं रहे किसने किया ये।
हम उस इंसान को सजा दिलवाना चाहते हैं जिसने हमारे घर की खुशियां छीनी हैं। वह कमरे से बाहर चला गया। चंद्रप्रभा जी अपने कमरे में फर्श पर एक फोटो एल्बम लेकर बैठी थी। उसमें तस्वीर खुली थी। चंद्रप्रभा जी के साथ एक 8 साल का बच्चा था। ये राजशेखर जी की तस्वीर थी। उन्हें रुद्राक्ष की कही बात याद आई। वो सबसे ज्यादा आपकी इज्जत करते थे। उन्होंने आंखें बंद की और उनके कानों में एक बच्चे की आवाज गूंजने लगी। हमें बहुत खुशी हो रही है। आप हमारी मासा बनने वाली हैं। अब आप हर वक्त हमारे साथ रह सकती हैं। तभी उनकी आंखों के सामने 18 साल के राजशेखर जी की छवि नजर आई। दूसरी तरफ 11 साल का एक लड़का उनकी तरफ पीठ किए खड़ा था। राजशेखर जी ने उसे डांटते हुए कहा, चंद्र, यह कौन सा तरीका है मासा से बात करने का? चंद्रशेखर जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, वह हमारी भी मासा है भाई साहब, लेकिन उन्हें सिर्फ आपकी फिक्र रहती है। हमें बुरा नहीं लगेगा। राजशेखर जी ने कहा, आप जानते हैं वह आपसे कितना प्यार करती हैं। आपका इस तरह नाराज होना और उन्हें भली बुरी बातें सुनाना कभी अच्छा नहीं लगेगा। कभी सोचा भी है उन्होंने आपके लिए ना जाने कितनी कुर्बानी की होगी। हम किसी की भी वजह से उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। उन्होंने आंखें खोली और एल्बम का पन्ना पलटा। एक ब्लैक एंड वाइट तस्वीर आई। शादी के जोड़े में राजशेखर जी और संध्या जी खड़े थे। वह याद करने लगी। राजशेखर जी उनके पास बैठते हुए बोले, भले ही बाबा सा ने हमारे लिए लड़की पसंद कर ली है और संध्या हमें पसंद भी है, लेकिन जब तक माँ सा हाँ नहीं करेगी हम शादी नहीं करेंगे। इस घर में उनके पसंद की बहू आएगी। चंद्रप्रभा जी ने कहा, बड़े कुंवर सा, हुकुम सा ने सोच समझ कर ही उनके साथ आपकी शादी तय की होगी। ऐसे उनकी बातों का अनादर नहीं करते। राजशेखर जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, माँ सा, बहू घर में हमेशा सास की पसंद की ही आनी चाहिए। आप बताइए, क्या संध्या आपको पसंद है? चंद्रप्रभा जी ने उनके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जो हुकुम सा को पसंद है और जो हमारे बड़े कुंवर सा को पसंद है वो हमें भी पसंद है। आप उन्हें हमारी बहू बनाकर लेकर आइए। हम उनके स्वागत की तैयारी करते हैं। उससे पहले भी कितना कुछ करना है, गहने भी तो बनवाने हैं। तभी इंद्रराज जी ने कहा, रुद्राक्ष की माँ के गहने बड़ी कुंवर रानी सा को दे दीजिएगा। वो उसकी असली हकदार है। चंद्रप्रभा जी ने नजरें झुकाते हुए कहा, जी हुकुम साहब, हम उन्हें पॉलिश करवाने के लिए दे देते हैं। नए लगने चाहिए। उन्होंने एल्बम का अगला पन्ना पलटा। उनके और इंद्रराज जी की एक तस्वीर थी। उन्होंने धीरे से कहा, राजशेखर ने ये तस्वीर खिंचवाने को कहा था। इसे बड़े से फोटो फ्रेम में डालकर हमारे कमरे में लगवाया था। तब वो सिर्फ 10 साल के थे। तभी उन्हें उस तस्वीर में इंद्रराज जी के बाल सफेद और चेहरा मुरझाया हुआ सा दिखने लगा। उन्होंने एल्बम खुद से दूर कर दिया। सामने इंद्रराज जी नजर आने लगे। उनके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। आंखों में गुस्से का सैलाब था। उन्होंने सफेद रंग का अंग रखा और धोती पहन रखी थी। वो उन्हें देखते हुए बोले, क्या कमी रह गई थी तुम्हें चंद्रप्रभा इस घर में? ये जानते हुए भी कि आप राजशेखर की असली माँ नहीं हैं, आपको माँ से बढ़कर इज्जत देते रहे। हमने इस घर की सारी बागडोर आपके हाथ में डाल दी। हमेशा कोशिश की आपको कोई तकलीफ ना हो, फिर भी आपने उन्हें ही मरवा दिया। क्या चाहिए था आपको? दौलत? एक बार कह देती हम सब कुछ लुटा देते और अपने बेटे और बहू को लेकर यहाँ से चले जाते, लेकिन आपने तो हमसे जीने की वजह ही छीन ली। हुकुम रानी सा के जाने के बाद उनका चेहरा देखकर ही तो हम सांसें ले रहे थे। हुकुम रानी सा ने जाने से पहले वचन लिया था हमसे कि हम उनकी खुशियों का ख्याल रखें। वो एक वादा भी पूरा नहीं करने दिया आपने हमें। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? वो बोलते बोलते कुर्सी का सहारा ले फर्श पर बैठ गए और रोने लगे। चंद्रप्रभा जी, जिनके आंखों में आंसू थे और बाल बिखरे थे, माथे का सिंदूर फैला हुआ था, उन्होंने कहा, आपने भी गलत किया हुकुम सा हमारे साथ। हमारे इंद्रराज जी ने नजरें उठा उन्हें देखा और उनकी अधूरी छोड़ी बात पूरी करते हुए बोले, तुम्हारे बच्चों के पिता, तुम्हें क्या लगा
हमें जिंदगी भर पता नहीं चलेगा तुम हमारे साथ कितना बड़ा धोखा कर रही हो। ना जाने कब से हम सब जानते हैं चंद्रशेखर और गायत्री हमारी औलाद नहीं, लेकिन एक बार भी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। समझने की कोशिश की कि तुमने ऐसा क्यों किया। हमें खुद में कमी नजर आई। शायद हम तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाए जो तुम चाहती थी। बदले में तुमसे क्या चाहा था? बस इतना कि राजशेखर की माँ बनी रहो। कैसी महिला हो तुम। तुम्हें उस छोटे रुद्राक्ष पर भी दया नहीं आई। कितना लाड़ लड़ाता था वो तुमसे। दादी दादी कहते थकता नहीं था। कम से कम उसके लिए ही रुक जाती। वो खड़े हुए और उनके सामने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, हमने तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया। हमें क्या पता था एक नागिन को दूध पिला रहे थे हम, जो एक दिन हमारे पूरे परिवार को डस लेगी। चंद्रप्रभा ने चिल्लाते हुए कहा, आपने मजबूर किया हमें। आपको क्या लगता है हमें नहीं पता? आप सब कुछ राजशेखर के नाम करने वाले थे और चंद्र को कुछ भी नहीं मिलता। इंद्रराज जी कड़वे तरीके से मुस्कुराए। अधूरी जानकारी अच्छी नहीं होती चंद्रप्रभा। हमने चंद्रशेखर के नाम भी जायदाद करने की सोची थी, लेकिन अब तुम सबको कुछ नहीं मिलेगा। याद रखना चंद्रप्रभा, दूसरों की खुशियां छीनने वालों के नसीब में खुशी नहीं होती। और आज नहीं तो कल तुम भी तड़पोगी, वैसे ही जैसे आज हम तड़प रहे हैं। जिस तरह आज हमारे दिल में अपने बच्चे को खोने का दर्द है, एक दिन तुम्हारे दिल में भी होगा। फिक्र मत करो, हम कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चों के साथ, क्योंकि हम तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं हैं। उन्होंने ऊपर की तरफ उंगली दिखाई। नियति बदला लेगी हमारे साथ हुई ज्यादती का। ऊपर वाला सब देख रहा है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बहुत लगती है। तुम्हारे प्रेमी को मरवा कर हमने हमारे बच्चों की मौत का बदला लिया है, लेकिन तुम्हारे गुनाह खत्म नहीं हुए हैं चंद्रप्रभा। अपने पापों का हिसाब एक न एक दिन तुम्हें चुकाना ही होगा। हमारी बात याद रखना। तुम्हारी जिंदगी में भी एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें हमारी तरह लगेगा, काश भगवान ने तुम्हारी जिंदगी ले ली होती, लेकिन तुम्हें वो दर्द न दिया होता। तब ये दौलत जिसके लिए आज तुमने ये सब किया है, कोई काम नहीं आएगा। मजबूर हो जाओगी तुम उसके इंसाफ के सामने झुकने के लिए। चंद्रप्रभा जी ने आंखें खोली। सामने दीवार पर माला चढ़ी हुई इंद्रराज जी की बड़ी सी तस्वीर नजर आई, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो तस्वीर कह रही हो, नियति ने बदला ले लिया। जो दर्द उन्होंने कभी उन्हें दिया था, आज उनके किस्मत में भी वो आ चुका है। तभी उन्हें उस तस्वीर के बगल में राजशेखर जी की छवि नजर आई। आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया मासा? क्या कमी थी हमारे प्यार में, जो आपने हमें वो प्यार नहीं दिया जो चंद्र को दिया? क्या हम उससे कम प्यार करते थे आपसे? उनके आंखों में आंसू छलक आए। तभी चंद्रशेखर जी कमरे में आए और उनके सामने पड़े फोटो एल्बम को देखकर बोले, आप उन्हें क्यों याद कर रही हैं? कौन सा वो आपके सगे थे? आपको क्या लगता है सच में ये सब कुछ रुद्राक्ष ने करवाया है? चंद्रप्रभा जी ने उन्हें देख कहा, पता नहीं, लेकिन हमारा दिल कह रहा है यह सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होने वाला है। ऐसा लग रहा है राजशेखर सवाल कर रहा है हमसे, हमने उसके साथ वो सब क्यों किया? उसने तो हमेशा हमें माँ माना था, फिर हमने उसके साथ धोखा क्यों किया? चंद्रशेखर जी ने उनके कंधे को हिलाते हुए कहा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कोई आपसे सवाल नहीं कर रहा। फिक्र मत कीजिए, आगे कुछ नहीं होगा। अब हम रुद्राक्ष पर नजर रखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो उसे उसके माता पिता के पास भेज देंगे। चंद्रप्रभा जी ने आसपास देखा, फिर अपने आंसू पोंछ बोली, आपको ये इतना आसान लग रहा है? भूलिए मत, हमने उसे और कात्यायनी को मरवाने की कोशिश की थी। वो राजशेखर नहीं है जो हम पर आंखें बंद करके यकीन करता था। फिलहाल आप शांत रहें। वो दोनों जो दिखते हैं वो नहीं है। आज उन दोनों की आंखों में कुछ अलग दिखा, जैसे हमारी बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं दोनों। चंद्रशेखर जी ने कहा, आप क्यों डर रही हैं उनसे? चंद्रप्रभा जी ने चिल्लाते हुए कहा, डर नहीं रहे,
बस सोचने का वक्त लेना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो जल्दबाजी हमें भारी पड़े, और किसी को खोना नहीं चाहते। अनिकेत के घर पर उसके माता पिता वापस जयपुर चले गए थे। आराधना यहीं रुकी थी अभय के लिए। वह वापस घर आया और सीधे कमरे में गया। दरवाजा खोलते ही सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। पूरा कमरा फूलों से सजा था। उसने सामने देखते हुए कहा, शायद हम गलत कमरे में आ गए। तभी उसके पीछे से दरवाजा बंद हो गया। उसने मुड़कर देखा। शिवानी सगाई वाले हरे रंग के लहंगे में लाल दुपट्टे से अपना चेहरा ढके उसके सामने खड़ी थी। उसने उसके हाथ से बैग और कोट ले किनारे रख दिया, फिर रिमोट से म्यूजिक शुरू कर दिया। वह बोली, ये खास पेशकश सिर्फ हमारे प्यार के लिए है। वह घूमर डांस करने लगी। अनिकेत के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह उसके आसपास ही घूमने लगा और बार बार उसका चेहरा देखने के लिए घूंघट उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार शिवानी पीछे हो जाती। वो बेताब होने लगा था। म्यूजिक खत्म होते ही उसने उसका हाथ पकड़ खुद के करीब खींच लिया और उसके चेहरे से घूंघट हटाने की कोशिश की, लेकिन शिवानी फिर तेज निकली। वह पीछे हट गई और बोली, इतनी आसानी से आज मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे आप? अनिकेत ने पूछा। क्या करना होगा हमें? शिवानी ने सोचते हुए कहा, हमारे लिए डांस करना पड़ेगा। अनिकेत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमें एक ही डांस आता है। उसने उसे करीब खींचा और उसका हाथ पकड़कर उसे गोल घुमा फिर से अपने करीब कर लिया और झटके से घूंघट हटा दिया। आज वह बिल्कुल वैसे तैयार हुई थी जैसे शादी वाले दिन थी। उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा, आज कुछ खास है क्या? आपने इतनी तैयारी की है? शिवानी ने अपना चेहरा उसके करीब किया और बोली, हमने उस दिन सोने के लिए क्या कह दिया? आपने तो दोबारा हमारे करीब आने की कोशिश भी नहीं की। अनिकेत ने उसके कमर को पकड़ते हुए कहा, हमें लगा आप तैयार नहीं हैं। फिर उसे बाहों में उठा लिया और बिस्तर की तरफ ले जाते हुए बोला, आपने खुद कहा है, बाद में शिकायत मत कीजिएगा। जैसे ही उसने उसे बिस्तर पर बिठाया, शिवानी ने किनारे साइड टेबल पर रखे ग्लास को उठाते हुए कहा, ये आपके लिए। उसमें दूध था। अनिकेत ग्लास पकड़ हंसने लगा तो वो बोली, आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अनिकेत ने दूध का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या पता आपको इसकी ज्यादा जरूरत हो। शिवानी ने अकड़ के साथ कहा, हम पहले ही इससे भी बड़े ग्लास में पी चुके हैं। अनिकेत ने मन में कहा, हम भूल गए ये सबसे कितने अलग है। उसने दूध पी ग्लास किनारे रखते हुए कहा, और कुछ भी है? शिवानी ने शर्माते हुए कहा, अब हम आपको क्या बताएं? अनिकेत ने उसका चेहरा धीरे से उठाया और अपने होठ उसके होठों की तरफ बढ़ाया तो नथ बीच में आ गई। शिवानी जोर से हंसने लगी। अनिकेत ने उसे देखते हुए कहा, पहले आपके सारे गहने निकालते हैं। वह एक एक कर उसके सारे गहने निकालने लगा और जिस गहने को निकालता वहां अपने होठ रख देता। आखिर में उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। शिवानी भी उसका पूरा साथ देने लगी। उसने उसे वैसे ही लिटा दिया। शिवानी ने हाथ आगे बढ़ाकर कमरे की लाइट बंद कर दी। करीब 2 घंटे बाद दोनों रात के कपड़े पहने एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। अनिकेत उसके बालों में हाथ फिरा रहा था। शिवानी उसके कंधे पर सिर रखे कुछ गुनगुना रही थी। उसने पूछा, आज मुझे आप और दिनों से ज़्यादा खुश नजर आ रही हैं। लगता है आपको हमारी परफॉर्मेंस पसंद आई। शिवानी ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन उसके अलावा भी हमारी खुशी की एक वजह है। आज हमारे बाबा का बदला पूरा हुआ है। प्रताप इस दुनिया में नहीं रहा। अनिकेत ने हैरानी से कहा, आप लोगों ने उसे जेल में मरवा दिया? हमें नहीं लगा था आप इतना आगे बढ़ जाएंगे। अगर पुलिस आप दोनों तक पहुंच गई तो? शिवानी ने उसके होठों पर उंगली रख कहा, आप शांत रहें। हमने नहीं मरवाया, न ही रुद्र ने। उसके कर्मों ने उसे उस दुनिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने बस उसके कर्म उस तक पहुंचाए। अनिकेत ने पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? शिवानी मुस्कुरा उठी। अगर रुद्र या शिवानी ने कुछ नहीं किया तो किसने किया ये प्रताप के साथ? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी कात्यायनी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए।
मैं मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।